नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। देखिए, बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर बांका, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में वोटिंग हो रही है। वोटिंग परसेंटेज इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे होंगे। वोटिंग परसेंटेज जो है वो इस बार काफी बढ़ रहे हैं। देखिए, पिछली बार की अगर तुलना में देखें तो वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़े हुए हैं। सर, क्या लगता है 25-30% तक तो वोटिंग पहुंच चुकी है हर जगह जगह पर। सिर्फ एक बांका को छोड़ दे तो बांका में वोटिंग परसेंटेज थोड़ी लो है। अगर हम पहले फेज की तुलना से इसको कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं पहले फेज की वोटिंग से इसकी हम तुलना करें तो काफी अच्छा है, नहीं? डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, बिहार के पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, इस वक्त मौजूद हैं। काफी बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, सटीक विश्लेषण इनका रहता है। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है पहले फेज की अगर हम वोटिंग से तुलना करें तो आज वाली वोटिंग की जो परसेंटेज है काफी अच्छी है, यानी कि कड़ाकी मतलब काफी चिलचिलाती हुई धूप है लेकिन वोटिंग परसेंटेज काफी चल रहा है। बिल्कुल, सीमांचल के इलाके में और अंग के इलाके में, अंग में वो भागलपुर और बांका है और सीमांचल का जो इलाका है, तो स्वाभाविक है कि दिख रहा है कि वोटिंग प्रतिशत काफी है, लाइनें भी लंबी है और लोगों का उत्साह भी दिख रहा है। कटिहार में तो सबसे अच्छी चीजें दिख रही है कि कटिहार में लोग और बेहतर कर रहे हैं। तो वोटिंग प्रतिशत का अच्छा होना कहीं ना कहीं से जागरूक मतदाताओं का रिफ्लेक्शन तो है। और ये बार-बार अपील चुनाव आयोग भी कर रही थी, प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा था, जो सामाजिक संस्था है वो भी कह रहा था कि 5 साल में एक बार तो आपको मौका मिलता है, आप अपने को मतदान से क्यों वंचित कर देते हैं? ठीक है, जिनको भी चुनना है उनको आप चुनिए, लेकिन आप घरों से निकलिए, अपना मतदान कीजिए। या पार्टियां अगर कोई कैंडिडेट वैसी डाल देती है जिस कैंडिडेट पर आपको बहुत भरोसा नहीं है, तो नोटा का एक ऑप्शन है। लेकिन घरों में रह जाना, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचना, शायद ये लोकतंत्र के लिए तो सुखद संकेत नहीं ही कहा जाएगा। तो इस बार लोग निकले हैं, उसका प्रभाव दिखा है, काफी संख्या में लोग निकले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो परसेंटेज का रफ्तार है, अभी 12 सवा 12 हो रहा है, अगर ये रफ्तार इसी तरह से पकड़े रहा तो हम समझते हैं कि इस बार का जो पिछली बार का जो रिकॉर्ड है उससे 10% तक अधिक मतदान की संभावना दिख रही है। सर, आज की जो पांचों सीटें हैं, हम उसमें जहां तक देख रहे हैं, पांचों उम्मीदवार जो है वो जेडीयू के हैं। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, पांचों सीटों पर उम्मीदवार जो है जेडीयू के हैं। वही दूसरी ओर अगर हम पूर्णिया की बात करें तो वहां पप्पू यादव एक फैक्टर है। कटिहार में तारिक अनवर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो धड़ल्ले से बाहर निकल के वोट दे रहे हैं क्योंकि प्रभुत्व माना जाता है उनका इस इलाके में? अरे ठीक है, वो मुस्लिम मतदाताओं के बारे में एक परसेप्शन है कि वो बड़ा खुल करके और जुट करके मतदान करते हैं, अपनी ताकत का एहसास कराते हैं, जिस गठबंधन के साथ भी होते हैं। तो सीमांचल का जो पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, ये इलाके तो हैं जहां पर आज मतदान है। और बांका और भागलपुर को भी मैं मानता हूं कि उसी से सटे हुए इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। वो बांका में भी और भागलपुर में तो अच्छी खासी आबादी है ही। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जेडीयू के लिए ये चुनौती वाली सीटें हैं, क्योंकि एक अगर किशनगंज को छोड़ दिया जाए तो 4 सीटें जो हैं वो तो जेडीयू जीते हुए है, चाहे वो सीट भागलपुर की हो, वो सीट बांका की हो, वो सीट पूर्णिया की हो या वो सीट कटिहार की। अब इनके सामने तो चुनौती है कि क्या तारिक अनवर को फिर इस बार पटकनी दे पाएंगे दुलाल चंद गोस्वामी, या के खिलाफ दिख रहा है उसका लाभ तारिक अनवर को मिल जाएगा, परिणाम कुछ और हो जाएगा। क्या किशनगंज में जो मोहम्मद जावेद हैं जो कांग्रेस के हैं, क्या उनको मास्टर मुजाहिद जो हैं पटकनी दे पाएंगे, या मोहम्मद जावेद अपनी सीट जी। और रह गई बात भागलपुर की, तो भागलपुर में अगर बुलो मंडल भी इनके साथ आ गए हैं जेडीयू के साथ, अब अगर बुलो मंडल आए हैं और एक जो गंगोता समुदाय का जो वोट है, अति पिछड़ा का वोट है, अगर ये सारे वोट इंटैक्ट करते हैं तो देखना होगा कि परिणाम क्या होता है। हाँ, तो ये बांका और भागलपुर की जहां तक बात है, तो भागलपुर में बहुत दिनों के बाद कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है। अब देखना होगा कि क्या भागलपुर में इस बार बदलाव होता है, मतलब कांग्रेस वहां जीत पाती है। अजीत शर्मा जिस तरह से लगे हुए हैं
उनकी बेटी जो है वो एक्ट्रेस है और वो भी अजीत शर्मा के साथ मैदान में डटी हुई है। तो क्या इस बार भागलपुर में आज वोट भी दे दिया, भागलपुर में बदलाव होगा या वो फिर इस बार अजय मंडल ही बाजी मार लेंगे? और जहां तक बांका की बात है, जो बांका से खड़े हैं, नेहा शर्मा ने भी पहुंचकर वोट भी दे दिया है। हाँ, नेहा शर्मा वोट भी कर दी है। जी, अब हम जब बात करते हैं पूर्णिया सीट की, नेहा पूर्णिया सीट जो शर्मा है काफी जी पूर्णिया सीट काफी हॉट लोकसभा सीट थी। क्या लगता है पप्पू यादव एक फैक्टर होंगे, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज चल रहा है, वहां की युवाओं में थोड़ा जोश देखने को मिल रहा है, तो क्या पप्पू यादव बाजी मार ले जाएंगे? अभी की जो ट्रेंड्स है वो क्या बता रही है? देखिए, बाजी मारेंगे या नहीं मारेंगे ये तो 4 जून को इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मतदान जो होता है वो गुप्त मतदान होता है। जो लोग इनके पक्ष में भी मतदान करेंगे वो तो नहीं बताएंगे कि उन्होंने किसके पक्ष में मतदान किया, लेकिन हाँ, पप्पू यादव ने एक नया ट्रेंड तो फिर सेटअप कर दिया है। 99 में भी पप्पू यादव ने बड़ी मजबूती के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस समय भी आरजेडी ने इनका समर्थन नहीं किया था, फिर भी ये चुनाव जीत गए। इस बार भी आरजेडी तो खुलकर के विरोध कर रही है, तेजस्वी यादव बजाते कैंप किए हुए थे, लेकिन पप्पू यादव ने जनता पर चीजों को छोड़ दिया। लोकतंत्र में एक अगर वैसे व्यक्ति को जो जन सरोकार से जुड़ा हो, जो सामाजिक जो विसंगतियां हैं उससे लड़ रहा हो, बिना इसकी परवाह किए हुए कि वो हमारे वोटर हैं या नहीं है, वो बिहार का कोई भी क्षेत्र हो, अगर वो व्यक्ति पूर्णिया को कह रहा है कि भाई ये पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया क्यों अब तय करेंगे कि पप्पू यादव को चुनेंगे या किसी पार्टी के कैंडिडेट को चुनेंगे। अगर वैसे में अगर परिणाम पूर्ण पप्पू यादव के पक्ष में आता है तो शायद राजनीति की एक नई दिशा हो, क्योंकि अभी तक तो ट्रेंड वही रहा है। ठीक है, निर्दलीय कहीं कहीं से जीत जाते हैं ट्रायंगुलर फाइट में या क्वाड्रेंगुलर फाइट में, लेकिन पप्पू यादव तो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी का विलय करा दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस पर किस बात का दबाव था वो तो पप्पू यादव बता पाएंगे या कांग्रेस बता पाएगी। उनको कांग्रेस टिकट से वंचित कर दिया, वो सीट आरजेडी के खाते में चली गई। बीमा भारती वहां से चुनाव लड़ रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज बीमा भारती भी कर रही है हमारा टक्कर पप्पू यादव से। तो पप्पू यादव से अगर बीमा भारती कर रही है टक्कर, मतलब कि पप्पू यादव है लड़ाई में और मजबूती से लड़ रहे हैं। संतोष कुशवाहा को लग रहा होगा कि कहीं ट्रायंगुलर फाइट में बीमा भारती और पप्पू यादव की लड़ाई में कहीं हम बाजी मार लें फिर से, तो इस बार हमें हैट्रिक बनाने का मौका मिल जाएगा। तो लड़ाई तो है और लड़ाई में पप्पू यादव है। वो चुनाव जो भी जीते, पप्पू यादव जीते या संतोष कुशवाहा जीते या बीमा भारती जीते, पप्पू यादव एक फैक्टर तो बन गए हैं पूर्णिया में। 4 जून का हम लोगों को इंतजार करना होगा, लेकिन पप्पू यादव ने जिस ताकत के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस साहस के साथ पूर्णिया में अपने को स्थापित किया है और चुनाव में दमखम दिखाया है, शायद कम लोग ऐसा होते हैं तो इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं। तो पप्पू यादव अगर चुनाव परिणाम में बदल लेते हैं, शायद फिर लोकतंत्र जनता के हवाले हो जाएगी कि पार्टी और पार्टी के इर्द गिर्द ही जनता नहीं सोचती है। पार्टी अगर कैंडिडेट थोपती है तो जनता फिर अपना निर्णय भी सुनाती है, और उसमें पप्पू यादव का एक निर्णय जो है वो महत्वपूर्ण साबित होगा अगर पप्पू यादव परिणाम लेने में सफल हो जाते हैं। अगर हम बांका की ओर थोड़ा सा बढ़े, जैसा आपने बांका के बारे में बताया है, बांका का भी वोटिंग परसेंटेज काफी चढ़ा हुआ नहीं है, सिर्फ बांका में ही थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज डाउन है। क्या लगता है जयप्रकाश यादव जब 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी उस वक्त वो चुनाव जीत गए थे, इस बार फिर चुनावी अखाड़े में है, गिरधारी यादव को कितना टक्कर दे पा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, गिरधारी यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बांका में काफी है और इसको लेकर के उनको सुनना भी पड़ रहा है। खबरें जो आ रही थी बांका के लोगों से, जो मेरी बातें होती है, तो वो कहते हैं कि गिरधारी यादव ने 5 साल तक क्षेत्र और क्षेत्र की समस्याओं से अपने को किनारे रखा। ठीक है, जेडीयू ने उनके टिकट कंटिन्यू किया, उन्हें ही टिकट दिया, लेकिन एक चुनौती तो गिरधारी यादव के सामने है। जबकि जयप्रकाश यादव भी बांका के लिए दोनों बाहरी हैं, लेकिन बांका की जो जन समस्या है या बांका का जो विकास है उसको लेकर के ये सजग और सक्रिय तो जयप्रकाश यादव रहे। अब देखने वाली बात होगी
कि क्या लोग गिरधारी यादव को ही फिर पसंद करते हैं या गिरधारी यादव को नकारते हैं, फिर एक बार जयप्रकाश यादव पर मुहर लगाते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी गिरधारी यादव के खिलाफ जबरदस्त है। उसका लाभ जयप्रकाश यादव ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, ये तो हम लोग 4 जून को बात करेंगे। 4 जून को बात करेंगे। लेकिन ये जो अंतिम सवाल है मेरा, ये जो बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज है, इसे देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी और एनडीए के जो लोग हैं वो थोड़ा सांस लेंगे, राहत भरी सांस लेंगे, क्योंकि पिछली बार जो चिलचिलाती धूप में परसेंटेज गिरे थे उससे उनकी बेचैनी बढ़ गई थी। स्वाभाविक है क्योंकि ऐसा 4-5 बार ट्रेंड देखा गया है, एक बार को छोड़ दिया जाए कि अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो सरकारें बदल जाती हैं। तो जो भाजपा रही थी कि हम 400 पार और ये वो मोदी की गारंटी है, मोदी का सब कुछ है, लगा कि लोगों ने मोदी की गारंटी मान करके घरों से निकलना ही बंद कर दिया। या विपक्षी भी जो थे वो उत्साहित नहीं थे, चलो कोई चुनाव जीता है, हमें क्या है लेना देना। इस बार जो सक्रियता है और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि मतदाता बड़ी संख्या में निकले, अपना मतदान करें, उन्हें मन में जिस पार्टी के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति भी मन रुझान है उसके पक्ष में मतदान करें। तो मैं इसको एक सकारात्मक मानता हूँ। स्वाभाविक रूप से एनडीए को लग रहा होगा कि अगर यही प्रतिशत रहा, और ये प्रतिशत केवल बिहार के लिए नहीं था, 102 सीटों का जो चुनाव का जो आ रहा था, जो आया उसमें 102 सीटों में चुनाव का प्रतिशत घटा था, वो राजस्थान में भी घटा था, दूसरे राज्यों में भी घटा था। इस बार मत प्रतिशत बढ़ने की पूरी उम्मीद है, संख्या मतदाताओं की काफी बढ़ी हुई है, बिहार का परसेंटेज तो साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। पिछली बार जो इस बार इस समय तक देख लीजिएगा कि मतदान का प्रतिशत क्या था और इस बार का प्रतिशत क्या है, तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना कि एनडीए का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि नहीं, हमने फिर झकझोरा, फिर जगाया अपने मतदाता को और हमने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके घर बैठ जाने से और केवल मोदी कर लेने से हम छुपा जाएंगे। तो शायद उसका असर दिखा है, बड़ी संख्या में निकले। जबकि एक दूसरे मौजूद सवाल थे कि सीमांचल का प्रतिशत हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो वो इलाका सीमांचल का है और अररिया में आज प्रधानमंत्री ललकारेंगे भी, हुंकार भी भरेंगे। तो अररिया से सटा हुआ पूर्णिया है, वहीं से सटा हुआ किशनगंज है, बांका भागलपुर भी बहुत दूरी नहीं है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब मुंगेर में जब करेंगे तो बांका भागलपुर के लोगों का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। शायद जब एक तरह से मीटिंग हुई एनडीए की, ये क्या हो रहा है, मतदाता तो निकल ही नहीं रहे घरों से, तब जाकर के शायद पन्ना प्रमुख की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी, उनके कान भी खड़े हुए, सजग हुए और उनके कार्यकर्ता फिर मजबूती से लोगों के बीच में गए और कहे कि भाई आप कम से कम वोट देने तो निकलिए, ऐसी उदासीनता में तो परिणाम कुछ और हो जाएगा और विपक्ष फिर हमलावर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए ये एक सुकून भरी खबर है कि इस बार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं। हम भी चाहते हैं, लाइव चीज भी आपसे अपील कर रहा है, जो लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, घर से निकलिए, वोट जरूर दीजिए। चाहे जिस चरण में आपके आसपास में मतदान हो रहे हो, आपके जिले में मतदान हो रहे हो, वोट जरूर दीजिए। अगर आप समर्थन में हैं तो उन्हें इनाम दीजिए, अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से नाराज हैं तो उन्हें सजा दीजिए, लेकिन वोट दीजिएगा, तभी आप इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन पाइएगा, इस लोकतंत्र के महापर्व को और आगे बढ़ाइएगा। बहरहाल डॉक्टर संजय कुमार जी का बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, इस चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।